हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की जिनका आपने ध्यान रखना है अपना आइल्स लिसनिंग टेस्ट अटेम्प्ट करते समय। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं और इनकी वजह से दे एंड अप लूजिंग मार्क्स विच दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ का, दैट इज़ यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली। देखिए फ्रेंड्स, आपको अराउंड 26 to 30 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आपके लिए ऑडियो प्ले की जाती है और ऑडियो में ही आपको क्वेश्चंस को रीड करने का और अंडरस्टैंड करने का टाइम भी दिया जाता है। तो ये सारा टाइम बहुत ही ज़रूरी है। डू नॉट एंड अप वेस्टिंग दिस टाइम पीरियड। जब आपको क्वेश्चंस को रीड करने का टाइम दिया जा रहा है तो आपने सिंपली दो चीज़ें करनी है जिसको मैं कहती हूँ F+C फॉर्मूला। तो इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने अपने क्वेश्चंस का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना है। फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हैं उसमें आपको फिलर्स दिए गए हैं या फिर मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं या फिर आपको MCQs दिए गए हैं या फिर आपको डायग्राम्स दिए गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट को अच्छे से समझें क्योंकि इससे आपका अटेम्प्ट करते समय टाइम बहुत सेव होता है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपने क्वेश्चंस को रीड करने के टाइम में अंडरस्टैंड करनी है वो है क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट से मेरा क्या मतलब है, जो भी कॉन्वर्सेशन आपके लिए ऑडियो पे प्ले की जाती है उसका एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट होता है, एक नेचर होती है, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट गए और आप अपने लिए किसी ट्रिप की या फिर किसी मूवी की टिकट्स को खरीदना चाहते हैं या फिर आप शॉपिंग मॉल गए और वहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर अप्लायंस खरीदना चाहते हैं और बहुत सारे अप्लायंसेस की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट। यही कॉन्टेक्स्ट आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर भी समझ सकते हैं। अगर आपने अपने क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया तो आपके लिए ऑडियो को समझना, अंडरस्टैंड करना और अंडरस्टैंड करके अपने आंसर्स को मार्क करना बहुत ईजी हो जाता है। नाउ आफ्टर दैट यू हैव रेड योर क्वेश्चंस, सेकेंड सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं वो देखने में बहुत इजी लगते हैं बट एक्चुअली जब आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो मैच द फॉलोइंग में क्या होगा, आपको कुछ कोड्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D और E। ये सारे कोड्स के आगे अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स को लिखा जाएगा। नाउ ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये काफ़ी लंबी होती हैं। दे आर नॉट जस्ट 1 or 2 वर्ड्स, दे आर प्रॉपर सेंटेंसेस। यूजुअली ये जो कोड्स होते हैं और इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं ये डायरेक्ट नहीं होती हैं। इससे मेरा ये मतलब है कि दे आर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंसेस दैट यू कैन ड्रॉ बाय लिसनिंग टू द ऑडियो। इसलिए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए भी हमें टाइम निकालने की ज़रूरत है। सिमिलरली जब आपको अपने क्वेश्चंस को पढ़ने का टाइम दिया जाता है उस टाइम पीरियड में आपने इन स्टेटमेंट्स को भी ध्यान से पढ़ना है। कोशिश करनी है कि आप इनको मेमोराइज कर लें ताकि जब आपके लिए ऑडियो प्ले की जाए तो आप ऑडियो को समझकर इन कोड्स को ठीक तरीके से मार्क कर सकें। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आप अपने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उनको प्री रीड कर रहे हैं। प्री रीड से मेरा मतलब है कि जो टाइम आपको दिया गया है क्वेश्चंस को रीड करने का उसमें आप अपने कोड्स को भी अच्छे से रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इन तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। जब आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फेमिलियरिटी इंक्रीज होगी उनको लेकर और एग्जामिनेशन हॉल में उनको मार्क करने की प्रोफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी।
इसके बाद फ्रेंड्स, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है, और ये बहुत ही कॉमन है, इज़ दैट यू डोंट हैव टू गेट स्टक इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस। अब गेटिंग स्टक से मेरा क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल चीज़ है और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं आइल्स के लिसनिंग टेस्ट में। सपोज़ आपको आपके लिए एक कॉन्वर्सेशन प्ले की गई जिसका क्वेश्चन नंबर है 15। अब क्या हुआ कि आपने, जब आपके लिए ऑडियो प्ले की जा रही थी, आपका फोकस थोड़ा सा हिल गया, आपकी अटेंशन थोड़ी सी वीक हो गई फॉर अ स्प्लिट सेकेंड। उसमें क्या हुआ, आपने पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया, तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 मिस हो गया। या फिर आपका एकदम से ध्यान हट गया और आप सुन नहीं पाए कि क्वेश्चन 15 पर क्या था, क्या ऑप्शन था जो आपको फिल करना था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 आपने मिस कर दिया, उसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका मिस आउट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मिस आउट हो गया, इसलिए आप 17 के वक्त एंक्शियस हो गए, डर गए, और इस वजह से 17 भी मिस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 सारे मिस होने के बाद यू हैव लॉस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, यू हैव लॉस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट इज बीइंग प्लेड फॉर यू ऑन द ऑडियो। इस वजह से 18, 19 और 20 सारे ही क्वेश्चंस आपसे मिस हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे स्टक हो जाते हैं एक क्वेश्चन की वजह से, और उसके बाद एक साइकिल चल पड़ती है जिसकी वजह से सारे क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम हियर टू टेल यू दैट यू डू नॉट हैव टू कमिट दिस मिस्टेक। सिंपली क्या करना है आपने, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 15 मिस हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे वापस आने के लिए बिकम मोर अटेंटिव। जैसे ही आपको पता चले कि आपने कॉन्टेक्स्ट को मिस कर दिया है, आपने क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करना है जिसका नाम है कीवर्ड फॉर्मूला। अब कीवर्ड फॉर्मूला क्या है, सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 15 मिस हो गया और आपको इमीडिएटली रियलाइज हो गया कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 मिस हो गया है। सो at that very moment become more attentive, become more focused towards the audio that is being played for you। उस टाइम पे आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को देखना है, कीवर्ड्स को मार्क करना है। कीवर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टू सम अप, इन कंक्लूजन, या फिर कोई भी पेक्यूलियर सा वर्ड जैसे कि एक्चुअली, या फिर टिकट्स का कॉस्ट। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। इन सारे कीवर्ड्स के लिए यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन एट दिस मोमेंट, और जैसे ही आपको पता चले कि कोई कीवर्ड ऑडियो में आया, उस कीवर्ड को अपने स्क्रिप्ट में ढूंढिए और अपने आंसर्स को मार्क करना दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप इस साइकिल को अवॉइड कर पाएंगे और अपने बाकी सारे आंसर्स को ठीक से मार्क कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेक श्योर कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप 40 में से 40 क्वेश्चंस को ठीक कर दें। ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि 40 में से आप सिर्फ 36 या 35 क्वेश्चंस ही मार्क कर पाएं। सो इस वजह से अगर आपका कोई भी आंसर मिस हो जाता है, मेक श्योर दैट यू मूव ऑन एट द राइट टाइम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Don't waste your time on a question on which you have gotten stuck. Now, the next point, which is very important, is that you have to take care of the word limit. क्या होता है friends? जो क्वेश्चंस आपके लिए दिए होते हैं उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली, और you have to fill in the blank with two words. Now, if you end up marking more answers, या फिर if you end up marking more words in the answer sheet, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और जो वर्ड लिमिट दी हुई है, यू स्टिक टू दैट। नाउ, जस्ट स्टिकिंग टू द वर्ड लिमिट इज नॉट इनफ। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर आपको दिया हुआ है दैट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद नो मोर देन 2 वर्ड्स। इसका क्या मतलब है कि जो 2 वर्ड्स आप लिख रहे हैं, दे शुड फॉलो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एंड द रूल इज it should make sense. Whatever answers that you mark in your answer sheet,
ऑल ऑफ देम शुड मेक सेंस। वो बेसिकली एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं और उस वर्ड को फिल करने के बाद द सेंटेंस मस्ट मेक सेंस। इफ योर सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस देन दैट मीन्स कि आपने जो वर्ड उसमें लिखा है वो गलत है, यू नीड टू करेक्ट दैट। सो ऑलवेज बी ऑन लुकआउट कि जो आप आंसर्स मार्क कर रहे हैं in the entirety of the sentence they should make some sense. Now friends, the next point that you need to take care of is that जो questions होते हैं आपके लिए ऑडियो में, ऑडियो के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं दे मे बी इनडायरेक्ट और दे मे बी डायरेक्ट। अब इससे मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस दिया गया दैट हेलेन लाइक्स टू वर्क आउट from 5 to 7 p.m. every evening। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसके बेसिस पे आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन बना दिया जाएगा दैट हेलेन लाइक्स टू वर्क आउट फ्रॉम डैश एवरी इवनिंग। अब डैश का मतलब है कि आपने यहाँ पर टाइम लिखना है, वो हो गया 5 to 7 p.m। ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन जिनको सॉल्व करना ईजी होता है। इसके बेसिस पे आपसे कोड्स भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोड दे दिया गया ABCD और ए का मतलब है, ए के सामने स्टेटमेंट लिखा है दैट हेलेन इज एन एक्टिव पर्सन, या फिर बी के सामने लिखा है दैट हेलेन इज वेरी फिट, या फिर सी के सामने लिखा है दैट हेलेन इज वेरी पंक्चुअल, या फिर डिसिप्लिन्ड। तो ऐसे करके आपके लिए बहुत सारे कोड्स लिखे जाएंगे। अब आपको इन कोड्स में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स को सिलेक्ट करना है। तो इनको कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को मार्क करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है दैट इज प्री रीडिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपको क्वेश्चंस को रीड करने का टाइम दिया जाता है, अगर आप उसमें अपने फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आंसर्स को सही मार्क करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब आपके लिए मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोड्स दिए हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप सारे कोड्स की स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे जो ऑडियो आपके लिए प्ले की जा रही है उसमें आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि सेक्शन 1 के अलावा जो बाकी 3 सेक्शंस होते हैं वो यूजुअली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड एंड यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव जब आप अपने क्वेश्चंस को या अपने आंसर्स को मार्क कर रहे होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जिसको आपने ध्यान में रखना है अपने आंसर्स को मार्क करते समय, दैट इज यू हैव टू ट्रेन योर आईज एंड ईयर्स फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस विद हाई प्रोफिशिएंसी। अब इससे मेरा क्या मतलब है? आईज का मतलब है कि आप अपने क्वेश्चंस को रीड करते हैं बहुत ध्यान से, उनके फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो आपके लिए ऑडियो प्ले की जा रही है उसको आप पूरी फोकस और अटेंशन के साथ सुनते हैं। जब आप अपने आईज और अपने ईयर्स दोनों को एक साथ सिंक में यूज़ करेंगे तभी आप अपने आंसर्स को सही तरीके से मार्क कर पाएंगे। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि जो आपके लिए ऑडियो प्ले की जाती है वो 4 सेक्शंस पे बेस्ड होती है, सेक्शन 1 to 4, जिनके बेसिस पे आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो 40 क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें सारे 1 to 4 के सेक्शन के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन जो सेक्शन 1 होता है वो काफ़ी इजी होता है। मान लीजिए वो एक वार्मिंग अप एक्सरसाइज होती है स्टूडेंट्स के लिए। उनमें यूजुअली बच्चे एकदम सही आंसर्स मार्क करते हैं और उनको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। बट जैसे जैसे सेक्शंस इंक्रीज होते चले जाते हैं
वैसे वैसे उनकी डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दैट मीन्स कि सेक्शन 2, 3 और 4 में आपको प्रोग्रेसिवली और ज़्यादा फोकस और अटेंशन के साथ ऑडियो को सुनना होता है, उतनी ही तेज़ी के साथ अपनी आइज़ को ट्रेन करके कीवर्ड्स को ढूँढना होता है। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है। दैट्स व्हाई आई टेल यू फ्रेंड्स that if you want to increase your score or band in the listening test, then make sure that you have practiced a lot of tests before going in the examination hall. Now let's move on to the next point, that is you have to take care of the spellings. Friends, क्या होता है जो हमें ऑडियो प्रोवाइड की जा रही है और ऑडियो के बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें अक्सर काफ़ी पेक्यूलियर इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कासल्स के नाम या फिर गार्डन्स के नाम या फिर लाइब्रेरी हॉल्स के नाम या फिर इवन इंडिविजुअल्स के नाम। ये सारे ही नेम्स कभी कभी डिफ़िकल्ट होते हैं स्पेल आउट करना। तो उसके लिए जो आइल्ट्स एग्जामिनर होता है वो ऑडियो में ही हमें स्पेलिंग भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए वर्ड आया बाइथवेट कासल, तो आपके लिए जो एग्जामिनर है वो बाइथवेट को स्पेल आउट करेगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्पेलिंग आपको ऑडियो में प्ले की जाएगी दैट विल बी प्लेड ओनली एंड ओनली वंस। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उस आंसर को सही तरीके से मार्क करने की, दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी विल ओपन फॉर यू ओनली वंस ड्यूरिंग द ऑडियो। इस वजह से आपने पूरे फोकस और अटेंशन के साथ स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। जैसे ही आपके लिए कोई स्पेलिंग प्ले की जा रही है आपने इमीडिएटली उसको जॉट डाउन करना शुरू कर देना है। इट डजेंट मैटर कि आप उसे कौन से ब्लैंक में जॉट डाउन कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू जॉट इट डाउन। और अगर बाद में आपको लगता है कि आपने उसको गलत जगह पे लिख दिया है तो यू ऑलवेज गेट टाइम टू करेक्ट योर आंसर्स, टू रिव्यू योर आंसर्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब आप पेपर आइल्ट्स का टेस्ट लेंगे तो आपको टाइम मिलेगा अपने सारे आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने का। उस टाइम पर आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, मेक श्योर दैट यू आर ऑन अ लुक आउट फॉर द स्पेलिंग्स व्हेन दे आर बीइंग प्लेड इन द ऑडियो। उसके बाद आपने किस बात का ध्यान रखना है, दैट बी कंसिस्टेंट विद योर स्पेलिंग्स। दैट इज अगर आप थ्रू आउट द पेपर अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं तो सारी स्पेलिंग्स ही अमेरिकन इंग्लिश के रूल्स को एडेयर करती हैं। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं तो सारी स्पेलिंग्स ब्रिटिश इंग्लिश को के रूल्स को एडेयर करती हैं। हो सकता है कि आपको इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने में कन्फ्यूजन होता हो, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो किया जाता है। आप उसी के रूल्स को फॉलो कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पर ऑर्गेनाइज़र में जेड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जेड अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, देन मेक श्योर जो इसके बाद आपके लिए जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं जिनमें जेड और एस के बीच में ऑप्शन होता है आप वहाँ पर सिर्फ जेड को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई मीन व्हेन आई से दैट बी कंसिस्टेंट विद योर स्पेलिंग्स। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ you must always follow the instructions that are being given to you inside the examination hall. क्या होता है फ्रेंड्स, हम एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इतने सारे टेस्ट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें आदत हो जाती है उन्हीं सेम इंस्ट्रक्शंस की। बट द ट्रूथ इज दैट वी नेवर नो इफ द इंस्ट्रक्शंस विल रिमेन द सेम और दे विल बी चेंज्ड इन द सब्सिक्वेंट टेस्ट्स। दैट इज़ वाई इट्स वेरी गुड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग योर टेस्ट बिफोर हैंड। लेकिन आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग गिवन टू यू इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। कभी कभी इन इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है।
And if we stick to the instructions that we have already in our head, then we will end up marking our answers wrong. इसलिए मेक श्योर कि आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही फोकस और अटेंशन के साथ सुन रहे हैं और उसी तरह से अपने आंसर्स को मार्क भी कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट, मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स को सारे ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके मार्क कर रहे हैं एंड स्पेशली जहाँ जहाँ कैपिटल्स यूज़ करने की ज़रूरत है वहाँ पे कैपिटल्स को यूज़ कर रहे हैं. हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स में किसी का नाम लिखना हो, कोई भी स्पेसिफिक नाम, जैसे कि किसी कासल का नाम या किसी बीच का नाम या किसी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर किसी प्रोफेसर का नाम या फिर किसी इंडिविजुअल का नाम भी. ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, इनको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्पेलिंग देम आउट इन कैपिटल. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए वर्ड है बाइथ वेट कासल. नाउ बाइथवेट कासल एक स्पेसिफिक नाउन है, इसलिए इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में आएगा. रिमेंबर, बाइथवेट को हम ऐसे नहीं लिख सकते. हालांकि आप अगर इसे ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड दैट यू आर ऑन योर गार्ड एंड यू परफॉर्म योर बेस्ट. सो मेक श्योर जहाँ जहाँ आपको स्पेसिफिक नाउन्स सुनने को मिल रहे हैं वहाँ पर आप कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं. नाउ वी कम टू आवर लास्ट पॉइंट इन द वीडियो एंड परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, that is you must practice, practice and practice. But practice what? So you have to practice first of all listening, and then you have to practice understanding what you are listening. जब आप अपने ईयर्स को सुनने के लिए और अपने दिमाग को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेन करेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस काम आएगी आइल्स लिसनिंग एग्जाम को अटेम्प्ट करते वक्त. नाउ एज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू मेक श्योर कि उन्होंने इतने ज़्यादा टेस्ट्स को प्रैक्टिस किया है दैट दे बिकम absolutely familiar with the environment of the examination hall. That means कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एटलीस्ट 5 to 10 टेस्ट्स लिसनिंग के प्रैक्टिस करने हैं. जब आप ऐसा कर लेंगे ना, तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में कोई मिस्टेक भी कर देंगे तो आप इमीडिएटली रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपने क्या मिस्टेक करी है और उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई कर पाएंगे. बाय रेक्टिफिकेशन आई मीन कि आप इमीडिएटली अपनी मिस्टेक को ठीक कर पाएंगे. इसलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस के टाइम पे बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं होते, आलस नहीं दिखाते और डिलिजेंटली डिसिप्लिन के साथ अपने टेस्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के लिए ये वीडियो इतनी ही थी. आई विल मीट यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको और यूज़फुल चीज़ें बताऊंगी अपने लिसनिंग टेस्ट में अच्छे मार्क्स या बैंड लेने के लिए. सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड.